देखो बच्चों, एडवर्ब में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। दिख जाएगा क्या? अरे यार, ये कलर कहाँ था इतने दिन? टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। चलिए, तुम्हें नहीं दिख रहा है? कैमरा में तो बहुत शानदार आ रहा है। दिख रहा है आपको? चलो, देखो बच्चों, अलग अलग एडवर्ब की टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप है, एक तो होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन सी होती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक ऐसी एडवर्ब जो जगह को दिखाती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो, अरे बैठते हो तो तुम्हारी तशरीफ आवाज करती है क्या? बैठ जाओ शांति से। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एक होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब ये होती हैं। तो इस तरीके की आपकी एडवर्ब होती है। एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक होता है बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम, एक होता है बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर, एक होता है बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एक होता है रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो वेर का जवाब होता है। किसका जवाब होता है? वेर। जगह को दिखाने के लिए जो यूज होता है उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है? वेर का जो जवाब होएगा, जैसे हियर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, आउटडोर्स, इंडोर्स। इस तरीके की जो चीजें होती हैं इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है? एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है ना बच्चों, वो वेन का जवाब होता है। किसका जवाब होता है? वेन। जो एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाता है, जैसे अगो, टुमारो, yesterday, टुडे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे। इस तरीके की जो चीजें होती हैं उन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है? एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है बच्चों, वो हाउ का जवाब होता है। किसका जवाब होता है? हाउ का जवाब होता है। ठीक है? जैसे लवली, स्वीटली, नाइसली, ऑनेस्टली। ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है? ऐसे ही होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ मच, हाउ मच का जो जवाब देता है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे वेरी, टू। इस तरीके की जो चीजें होती हैं, सो, सो भी होती है, सो भी लिख लो। वेरी, टू, सो। ये जो चीजें होती हैं इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है? एडवर्ब ऑफ रिलेशन यानी जो रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। मैंने लिखा दिस
क्वेश्चन इज सो इजी even that a child can solve it. A child can solve it. ये जो सवाल है ये रिलेटिव एडवर्ब का नहीं है। आप इसको अगर रिलेटिव एडवर्ब से कनेक्ट करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये रिलेटिव एडवर्ब का नहीं है। दिस क्वेश्चन इज सो इजी, ये सवाल इतना आसान है। कितना आसान है? हाउ मच, कितना आसान है कि एक बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है। तो ये कितना आसान है इस बात को बता रहा है। हाउ मच का या इतना मतलब डिग्री का मान लीजिए आप ये। लेकिन अगर आप इस एवन दैट की जगह कोई और क्लोज यूज कर लो, मान लो मैंने लिखा आई नो वेयर ही इज लिविंग। मैं जानता हूं वो कहां रह रहा है। मैं जानता हूं आई नो, मैं क्या जानता हूं, आई नो मैं क्या जानता हूं। तो यहां पर जो आप नो से सवाल पूछोगे वो सवाल किससे बनेगा? व्हाट का। तो यहां पर आपने ये जो लिखा है वो किसका काम करेगा? नाउन क्लोज का। किसका काम करेगा? अब बच्चों मैं इसी सवाल को ऐसे लिख दूं, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, फिर मैंने लिख दिया वेयर ही इज लिविंग। मैं जानता हूं उस प्लेस को जहां वो रहता है। तो यहां पर आपने ये जो क्लोज लिखी है वेयर ही इज लिविंग, ये क्या एडवर्ब क्लोज है क्या? ये बताइए मुझे। वेयर ही इज लिविंग, आई नो द प्लेस, मैं वो क्या जानता हूं, आई नो व्हाट द प्लेस। कौन सा प्लेस? विच प्लेस? वेयर ही इज लिविंग। अब ये सवाल में आपको ये पता करना है कि ये जो आपने वेयर ही इज लिविंग लिखा है ये एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है? एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है? एडजेक्टिव क्लोज। क्यों? क्योंकि ये किसमें डिटेल ऐड कर रही है? आई नो द प्लेस। देखो ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। मान लो इसको आपने ऐसा लिख दिया, मान लो दे लॉस्ट द बैग, they lost the bag which contained important documents। अब यहां पर देखोगे तो उन्होंने क्या कर दिया? they lost what, तो what का आंसर तो क्या आ रहा है? बैग। अब what का आंसर आ रहा है द बैग। द बैग कौन सा बैग? जिसके अंदर क्या भरे हुए थे? डॉक्यूमेंट्स भरे हुए थे। तो ये तो एडजेक्टिव क्लॉज ही तो हुई। तो आपका ये जो WH वर्ड होता है, वेयर होता है, वेन होता है, वॉट होता है, ये नाउन क्लॉज भी बनाता है, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाता है, ठीक है, और ये एडवर्ब क्लॉज भी बनाता है। अब ये एडवर्ब क्लॉज कैसे बनाएगा देखना समझना। अब अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो आई नो द बॉय एंड I know the boy whom did you met, या whom you met, did को छोड़ो, whom you met yesterday in Delhi। अब देखो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। whom you met, जिससे तुम मिले थे कल कहां? दिल्ली में। तो अब इसके अंदर आप दो चीजें आपके सामने आ गई। एक तो आप लड़के से मिले हो, ठीक है, whom you met yesterday, ये इस लड़के के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लोज। और कहां मिले थे? वेयर इन दिल्ली, ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लोज जो है वो जगह का, प्लेस का या वेयर का जिक्र करवाती हुई नजर आएगी। कंप्लीटली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ऐसा नजर आएगा। तो आप उसे क्या बोलोगे? एडवर्ब क्लोज। जैसे आगे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा अभी। तो ये तो एडजेक्टिव क्लोज है, whom you met yesterday, ये एडवर्ब क्लोज नहीं है, ये कैसी क्लोज है? एडजेक्टिव क्लोज। लेकिन ये जहां पर वेयर भी आए, व्हाट भी आए और whom भी आए, WH वर्ड आए और आपको ये एहसास करवाए कि ये किसी जगह का या किसी प्लेस का या सॉरी प्लेस का या किसी टाइम के बारे में आपसे जिक्र करना चाहता है, तो फिर वो क्लोज क्या होगी? एडवर्ब क्लोज होगी। एक बार ये आप सारा तामझाम लिख लेंगे, ये अलग लिखेंगे और ये वाला चीज अलग लिखेंगे। इसको अपन आगे बढ़ाएंगे अभी।
इसको रिलेटिव एडवर्ब तक पहुंचेंगे। वैसे तो आगे पढ़ना ही है पूरा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। एक मिनट रुकना। इसको मैंने क्या बताया था, वेयर ही इज लिविंग? नहीं, सॉरी, एडजेक्टिव गलत बोल दिया, ये एडवर्ब ही होगा। जैसे इसको अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, वेयर आर यू लिविंग, तुम कहां रह रहे हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू लिविंग, तुम कहां रह रहे हो। तो अगर आप इससे सवाल पूछोगे वेयर आर यू लिविंग, तुम कहां रह रहे हो, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, कोई ना कोई जगह का नाम ही तो आप बोलोगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड यानी वेयर से वेन से जो क्लोज बनती है और वो किसी जगह के बारे में बता रही होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज ही कहते हैं। तो ये सही है, ये गलत नहीं। तो आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं, वेयर ही इज लिविंग। तो आपने ये जो प्लेस लिखा है ये तो चलो मान लो नाउन है, और वेयर ही इज लिविंग जहां वो रहता है, जहां वो रहता है मैं उस जगह को जानता हूं, तो वो है तो जगह ही ना। किसको मेंशन करेगी, वो प्लेस को तो मेंशन करेगी, तो वो एडवर्ब ही तो होगा ना। तो ये पूरी जो क्लोज होगी ना वो एडवर्ब क्लोज होगी। दे लॉस्ट द बैग, इसमें जो बैग है, इसमें जो बैग है, विच कंटेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन सा बैग लॉस्ट किया था उन्होंने, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भरे हुए थे, ठीक है। तो ये तो विच वन का आंसर है, नीचे वाला तो विच वन का आंसर है, लेकिन ऊपर वाला वेयर का है। विच वन का आंसर बताया हुआ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। विच वन और विच का आंसर, या व्हाट काइंड ऑफ एंड विच वन का जो आंसर होता है वो तो क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन वेन का और वेयर का जो आंसर होता है वो क्या होता है, एडवर्ब्स। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, विच आया तो एडजेक्टिव और वेयर आया तो एडवर्ब। समझ गए, हैं दोनों ही डब्ल्यू एच वर्ड, लेकिन एक तो एडवर्ब क्लोज बना रहा है, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है। ऐसा समझ लेना, इसे रिलेटिव क्लोज कहते हैं। देख लो, क्योंकि इसमें ये दो काम कर रहा है ना, वेयर एक तो कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अरे यार, बात नहीं। हो गया क्या, इतना क्या लिख दिया। हो गया भाई, शाम को ऑनलाइन क्लास होती है, खैर आज तो नहीं होगी, लेकिन हमेशा होगी। आज तो मेरे को कोई काम है, गांव जाना है मेरे को। आज तो रामचंद्र जी की है ना। तो वो लिया करो क्लास, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस उसमें चल रही है, नाउन की प्रैक्टिस करवा चुका उस पर। कल प्रोनाउन शुरू होगा, फिर एडजेक्टिव, फिर ऐसे ही एडवर्ब, फिर ऐसे ही टेंस। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है वहां पे।
और अब बोरिंग क्लास भी नहीं होगी क्योंकि आजकल यहीं से शूट होता है वीडियो, इसी क्लासरूम से, तो मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ इस क्लास में। नीचे हॉल में तो ऐसे होता है जल्दी से रान काट दो, खत्म करूँ क्लास को, घर जाके सो जाऊँ। और क्या, इतना बड़ा हॉल, वो दिखता कोई है नहीं उसमें, और अकेला ही पो 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 पो, क्या मतलब। मेरे उसमें शक्ल भी भुंडी आती है मेरी बहुत ज्यादा। वो कैमरा एकदम मुंह पे लगा रखा, तो बड़ा मुंह दिखे। और क्या, यहाँ मैं ऐसे फील कर लेता हूँ सामने तुम ही बैठे हुए मेरे। कर तो दूंगा ऊपर तो मैं। अरे भाई। हो गया। अरे इतना क्या लिख दिया, इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो तुम। बढ़े आगे। बढ़े आगे। बढ़ जाए। अब देखो, अब मेरी बात को सुनना। ये तो तुम्हें टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स बता दी। अब इनसे सवाल कैसे पूछेंगे वो अपने को समझना पड़ेगा। देखो, एक सवाल मैंने लिखा बच्चों। अरे बातें नहीं रहे यार, तुम इतनी बातें क्यों करते हो। हैं। हमारा टीचर भी हमें ये बातें पूछता था, तुम इतनी बातें क्यों करते हो। हम कुछ नहीं देते थे, नीचे गर्दन करके हंस लेते थे। बिना बात ही, बिना बात ही हंस लेते थे। हमारा जो टीचर था और तुम्हारा जो टीचर है उसमें फर्क है। हमारे वाले टीचर के सर में बाल नहीं थे, ऐसे था। दाढ़ी भी नहीं थी। और दाढ़ी तो थी, मुझसे रखता था, वो चार्ली चैपलिन वाली। सर में बाल नहीं थे। सर में बाल नहीं थे। तो कुछ बाल थे उनके। तो पहले दिन की क्लास में हमेशा कहते थे बोलो कि मेरे बालों पे मत जाना, मेरे सर पे नहीं देखना तुम्हें। अरे रुक जाओ। बोला मुझे तुम्हें मेरे मेरे सर पे नहीं देखना, पता चला तुम ऐसे सोचने लग जाओ कि सर का तो खेत पूरा खाली है ना, तो हम तो क्या करेंगे सर के पास पढ़ के। तुम मेरे को 6 महीने 7 महीने तो मेरे पास टिकना पड़ना। हालांकि वो अलग, उनके पास टिक नहीं पाता था कोई। 6 7 महीने कोई टिक जाता था तो वो सीख जाता था इंग्लिश। तो एक बार हुआ क्या कि इस साइड में, अब जिसके आगे से कम बाल होते हैं, पीछे थोड़े उसके बाल होते हैं ना, तो वो अपने बालों को ऐसे लगा के रखते थे ऊपर। तो उन्होंने बाल ऐसे लगा रखा था। अब वो गर्मियों के दिन थे, पंखे की वजह से वो बाल एक ऊपर हो गया ऐसे। हाँ। अरे सच में, मतलब जो भी ग्रुप था, वो ग्रुप ऑफ हेयर्स जो था, वो ऐसे ऊपर हो गया ऐसे। अब भाई मेरे को हंसी आ गई। एक मेरा दोस्त था, वो मेरे से बड़ा कमीना था। मैंने उसको कहा यार सर के बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मैगी ऊपर हो गई हो। अब मैंने तो उसको धीरे से बोला, वो नालायक जोर जोर से हंसने लग गया। अब जो हमारी हुई उस दिन, क्या क्या बोला सर ने। सर ने हमें यह भी बोला कि ज्यादा बकवास मत किया करो, कम बकवास किया करो, नहीं तो तुम्हारे कुल्ले चबा जाऊंगा। ऐसे बोलते थे वो। तो मैंने कहा सर उसमें क्या है। ऐसा। पर भाई साहब मेरा फेवरेट है वो आदमी, आज तक अभी तक है। इंग्लिश के टीचर थे। क्या आदमी था यार, देखो। सच में दीवाना था मैं उस आदमी का, सच में बहुत बहुत। किसके। अबे कौन पीयूष।
टीचर बहुत शानदार था, बहुत मस्त पढ़ाता है। देखो, एक सवाल मैंने लिखा, कमल ऑनेस्टली आंसर, ये सही लिखा है क्या मैंने? कमल ऑनेस्टली आंसर, सही लिखा है या गलत लिखा बताओ। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कमल वर्कड, बेटा बातें नहीं, कमल वर्कड सीरियसली, ये सही है क्या? एक मैं इसको ऐसे लिख दूं, कमल आंसर्ड सीरियसली द क्वेश्चंस, ये सही है क्या? एक मैं ये लिख दूं बच्चों, कमल एक्सप्लेन्ड विविडली व्हाट ही हैड सीन, ये सही है क्या? ये चार सवाल तुम्हारे सामने लिखे हैं बच्चों, मेरी बात को सुन लेना ध्यान से। अब पॉइंट मेरा ये है कि जितने भी अभी आपने एडवर्ब्स लिखी हैं, ऑनेस्टली, सीरियसली, सीरियसली, विविडली, ये जो आपने एडवर्ब्स लिखी हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ का आंसर है, कमल ने आंसर दिया, कैसे दिया? ईमानदारी से दिया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कमल ने आंसर दिया हाउ, सीरियसली, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। विविडली का मतलब होता है क्लियरली, कमल ने एक्सप्लेन किया कैसे? विविडली बोले तो क्लियरली उसने एक्सप्लेन किया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जो हाउ का आंसर होता है वो क्या होता है बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। चलो अच्छी बात है, ये बात तुम सीख गए। अगर ये बात तुम सीख गए तो मेरा पॉइंट ये है कि एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ हो, एडवर्ब ऑफ जो मैनर है वो सेंटेंस में कहाँ आना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या रहेगी। अगर पोजीशन इधर उधर हो जाएगी तो मामला बिगड़ जाता है, खराब हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा उसका। तो हमें पोजीशन सीखनी है बच्चों। याद रख लेना, वर्ब के दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, एक्चुअल में मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा तुम जानते हो, तुमने पढ़ा हुआ है। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है मेरे लाडलो इंट्रांजिटिव वर्ब। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये दो बातें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, यानी एक ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि वर्ब से जैसे तुम सवाल करते हो तो व्हाट का और जो हुम का आंसर आएगा वो भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे आई नो राहुल, मैं किसको जानता हूं, तो ये होम का आंसर क्या आ रहा है? राहुल। तो जहां से होम का आंसर आए वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब नो वर्ब कैसी है यहां पर? ट्रांजिटिव वर्ब। आई बॉट ए बुक, अरे भाई मैं उससे भी खतरनाक हूं, वो सिर्फ चबाने की बात करता था, मैं तोड़ने की बात करूंगा उल्टा पटक के। चुपचाप पढ़ लो यार, ये बीच में चूड़ियां चालना, अरे हालनो जरूरी हो इधर, पढ़ा रहो आराम हो एक जगह है, रगड़ लो साड़ी ने, ज्यादा चालने दो, बोलना जरूरी थोड़ी हो है। सीख लो, मैं सिखाने लग रहा हूँ कि बकवास है। मैं शरीफ होना चाहता हूँ, होने दीजिए मेरे को, मजबूर ना करिए। आई बॉट ए बुक, तो आई बॉट वॉट, वॉट का जवाब आएगा, तो जो होम का और जो वॉट का जवाब जिस वर्ब से आता है वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है बॉट।
और यहां पर ये नो भी कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और फिर भी आप उस सेंटेंस का मीनिंग समझ जाते हो, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, जैसे आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। अब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस चाहिए। ऊपर वाले को आप नहीं लिख सकते थे बिना ऑब्जेक्ट के, आई नो, तो आपके पास आता क्या, क्या जानते हो, किसको जानते हो? नीचे वाले में आई एम स्लीपिंग, क्या सोते हो, किसको सोते हो? तेरा दिमाग खराब है, ऐसी बातें करेगा। क्या सोते हो, खतरनाक आदमी। क्या खाते हो, ये हो सकता है, क्या खाते हो? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जहां से व्हाट का और होम के सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब मेरी बात को सुनो बच्चों, पहले सवाल में कमल ऑनेस्टली आंसर्ड, पहले में जो ये आपने आंसर्ड वर्ब लिखी है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं लिखा हुआ ना सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है आंसर्ड। समझ गए? अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों, तो एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में होनी चाहिए। तो ऑनेस्टली को आप यहां लिखिए, ये सवाल बन जाएगा कमल आंसर्ड ऑनेस्टली। इंट्रांजिटिव वर्ब के तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहां आएगा, बाद में आएगा। समझ गए? दूसरे सवाल पे आओ, कमल वर्कड सीरियसली, ऑब्जेक्ट तो इसके पास भी नहीं है, इसका मतलब ये वर्कड भी क्या है, इंट्रांजिटिव है। अगर ये इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा जाना चाहिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है, सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। तीसरा सवाल, कमल आंसर्ड सीरियसली द क्वेश्चंस, यहां पर ये जो आंसर्ड वर्ब आपने लिखी है, इसके पास ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या है, द क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट है इसका। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जो आंसर्ड वर्ब लिखी है, ये इंट्रांजिटिव नहीं ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखिए और फिर आप एडवर्ब ऑफ मैनर लिखिए। ये होना चाहिए, कमल आंसर्ड द क्वेश्चन सीरियसली, ऐसा होना चाहिए। समझिए? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कौन आएगा, उसका पहले ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। चौथा, कमल एक्सप्लेन्ड विविडली व्हाट ही हैड सीन, कमल ने जो कुछ भी देखा उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो ये विविडली जो है वो किसके लिए, एक्सप्लेन करने के लिए है या देखने के लिए? एक्सप्लेन करने के लिए। भाई उसने देख लिया, जो भी हुआ, जो भी हुआ उसने देख लिया था, रात को वो देख के आया था, ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, हाँ ऐसे हो रहा था। अब देख लिया उसने, सुबह बता रहा हूं, रो भाई, अरे डट जा, अरे भाई मैंने जो देखा तू सोच भी नहीं सकता सपने में भी। बोले ऐसा क्या देखा? रात के 12 बजे उसके कपड़े एकदम सफेद थे और उसका ब्लाउज स्लीवलेस था, माथे पे लाल इतनी बड़ी बिंदिया थी, नाखून उसके बड़े बड़े काले रंग के थे और मेरी तरफ ऐसे चल के आ रही। पहले तो मैं खुश हुआ उसे देख के, आज मिल गई, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे देखा उसके पैर उल्टे थे, अब मेरी हाथ में आ गई। अब ये क्या कर रहा है, जो देखा उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्लियरली एक्सप्लेनेशन का काम है, क्लियरली देखने का काम नहीं है। देख तो लिया लोंडे ने, जो देख लिया उसको क्या कर रहा है ये। तो याद रख लेना, जिसको जो एक्सप्लेन करेगा उसको उसी के साथ रखना चाहिए, उसी के साथ रखना चाहिए। तो विविडली की पोजीशन एक्सप्लेन से पहले होनी चाहिए। कमल विविडली एक्सप्लेन्ड व्हाट ही हैड सेड, अगर आपने इसको बाद में लगा दिया ना बच्चों, अगर आपने इसको कहां लगा दिया, बाद में, तो ये हेड सीन में अप्लाई कर जाएगा, जिसका मीनिंग कुछ और ही हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो यहां पर जैसे आप देखोगे, एक्सप्लेन्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, एक्सप्लेन्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों? एक्सप्लेन्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट तो व्हाट ही हैड सीन है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्लॉज इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले लिखा जाता है और उसके बाद में मैनर लिखा जाता है, लेकिन इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अगर इसको अगर आप बाद में लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन किसके बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में ये विविडली है, मतलब ये एडवर्ब इसके लिए है, आगे वाली चीज के लिए नहीं है। तो इस तरीके की कभी भी
जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन क्लोज आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि वो मैनर किसके लिए, उसके साथ लिखिए उसको, ठीक है ना। बाकी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, नाउन वाले में तो नाउन क्लोज में सेंटेंस में दिक्कत आ जाती है कई बार, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ आएगी वो उसके साथ ही रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। कर पाओगे? लिख लो, चलो पहले ये लिख लो। क्या का कट्टे हैं ये, माला घर का लाग रहे हैं, काट लिया। मैं कमा दा प्योर पे वास्ते लगा दी सो क्या। हो गया क्या? बढ़े आगे। क्या? चलो बच्चों। पहले दा क्वेश्चन आएगा ना, बाद में सीरियसली। ना ना ना, पहले नहीं आएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर ट्रांजिटिव वर्ब के तो तुरंत बाद में, वो इनट्रांजिटिव वर्ब के तो तुरंत बाद में, और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद में तो उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा। तो ये ऐसे होना चाहिए, कमल आंसर द क्वेश्चन सीरियसली। इसमें चौथे में कमल एक्सप्लेन्ड, ये जो आपने विविडली लिखा है ना, विविडली है इसमें एडवर्ब मैनर, तो ये विविडली किसके लिए बात कर रहा है? एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आगे आपने जो लिखा है ना वो नाउन क्लोज लिखी है, व्हाट ही हैड सेंट, है ना। तो अगर आपने इसको यहां लिखा ना विविडली को, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये हेड सीन में डिटेल ऐड कर रहा है, और ये डिटेल ऐड किस में कर रहा है? एक्सप्लेन में। तो हमें किसके साथ लिखना चाहिए इसे? एक्सप्लेन के साथ लिखना चाहिए, इसलिए इसमें ये, इसीलिए तो ये सेंटेंस लिखवाया। बढ़े आगे। चलो बच्चों, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही sang a song, और एक मैंने लिख दिया ही sang sweetly। ये दोनों सही हैं बच्चों या दोनों गलत हैं? बोथ आर राइट या बोथ आर रॉन्ग? बोलो, पूछता है भारत। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है?
अभी तक तो ये सेंटेंस दोनों सही है। ही सेंग, ऊपर ये जो सेंग वर्ब आपने लिखी है ये सिंग की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर ये सेंग जो है वो एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पर एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब आ सकता है, तो ये एडवर्ब लिखा हुआ है। कैसे, हाउ का आंसर आ रहा है। लेकिन अब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को मान लो आगे बढ़ा दूं। अब मैंने कह दिया बच्चों ही sang ए सॉन्ग स्वीटली, और यहां मैंने लगा दिया ए सॉन्ग। अब बताओ दोनों सही है दोनों गलत? दोनों सही है दोनों गलत? दोनों गलत। ऊपर वाला तो देखो, ही sang what ए सॉन्ग, तो ये तो आ गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद में उसका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब वो मैनर आता है, तो ये तो सही हो गया। लेकिन नीचे वाले में ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, तो पहले ए सॉन्ग होना चाहिए था, स्वीटली बाद में होना चाहिए था, ये गलत हो गया। समझिए बात को। चलो एक और लिखता हूं, दे फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक। ये सही है गलत है? दे फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक, क्या सही कैसे होगा? अब ये भी बताया था ना, एक्सटेंसिवली क्या है, किसके लिए यूज हुआ है एक्सटेंसिवली? एक्सटेंसिवली का यूज हुआ है फ्लू के लिए, तो ये यहां होना चाहिए था, दे एक्सटेंसिवली फ्लू ओवर द। ये ओवर प्रीपोजिशन है बच्चे, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस प्रीपोजिशन का है मेरे लाड लो, इसका वर्ब से कोई लेना देना, ये बात याद रख लियो। बीच में अगर प्रीपोजिशन आ गई ना तो राड़ा डालती है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में भी। अब बकवास किस्म के जो बच्चे हैं वो एक ही चीज रट के बैठ जाते हैं, वो ये रट के बैठ जाते हैं कि बोले गुरु यो फ्लू के है, फ्लू के है वर्ब, ओ वर्ब को ऑब्जेक्ट द पैसिफिक, तेरो सिर द पैसिफिक वर्ब को ऑब्जेक्ट, यो इको है, ओवर का है, पैसिफिक किसका है, ओवर का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब एक्सटेंसिवली और फ्लू दोनों कहां होंगे, एक साथ। लेकिन ये एक्सटेंसिवली किसके लिए यूज हुआ है फिर? फ्लू के लिए यूज हुआ है, तो क्या लिख दोगे, द एक्सटेंसिवली फ्लू ओवर द पैसिफिक। इसको बाद में मत लिख देना, बाद में लिखते ही तो आप ये कह दोगे ओवर द पैसिफिक के लिए यूज हो गया, गलत हो जाएगा। जिस एडवर्ब के लिए जो यूज होता है, जिस वर्ब के लिए जो यूज होता है उसको उसी के साथ लिखना है, लिख लो, ये याद रख लेना। एक तरफा यातायात पे बिलीव मत करना, दोनों चीजें सोच लेना। हो गया? बढ़े आगे? चलो बच्चों, अब मैं सवाल लिख रहा हूं, इनका आंसर बताना मुझे। दे हैव ऑलवेज रेस्ट आफ्टर लंच। दे ऑलवेज हैव हेल्प्ड अस। दे आर, या दे ऑलवेज आर रेगुलर या इरेगुलर। दे ऑलवेज, दे आर ऑलवेज क्वारलिंग। चलो बच्चों, ये सेंटेंसेस सही हैं या गलत है, आप मुझे बताइए। ये सेंटेंसेस सही हैं या गलत है? बताइए, लगाइए दिमाग।
पहले तो देखो मैनर है या नहीं है। देखो सुनो बच्चों, ये मैनर नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कौन सी चीज कितने बार होती है, अगर कोई बात इस चीज को दिखाएगा तो उसे कहते हैं अपन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, ये सब क्या होती हैं? आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं। ये उस चीज को दिखाती हैं कि कौन से काम कितनी बार रिपीट होता है या नहीं होता या कभी नहीं होता, उसको दिखाती है। तो दे हैव ऑलवेज रेस्ट आफ्टर लंच, बच्चों वो हमेशा खाने के बाद क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि यहां पर ऑलवेज तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रेस्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, और लंच इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हैव इसमें क्या है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। उनकी जो पोजीशन होती है वो कहां होती है? मेन वर्ब से पहले होती है। तो बच्चों आपने जो ये हैव लिखा है ये मेन वर्ब है, तो ऑलवेज कहां लिखा जाना चाहिए? दे ऑलवेज हैव रेस्ट आफ्टर लंच, ऐसे होगा। हैव के बाद में नहीं आएगा, हैव से पहले ऑलवेज आएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। नीचे वाले को करिए अगर समझ गए तो। वेरी गुड। नीचे कुछ बच्चे तोते जो हैं रटने वाले हैं, वो कहेंगे गुरु सही है, लेकिन बावड़े हैं वो। बावड़े क्यों? क्योंकि ऊपर तो हैव क्या था? मैन वर्ब था, नीचे हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और मैन वर्ब कौन है? तो ऑलवेज कहां होना चाहिए? दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड अस, ये सही हो जाएगा। तीसरा, दे ऑलवेज आर इरेगुलर। बच्चे इसमें ऐसा क्या हुआ? भाई ये तो है ही ना, मैन वर्ब भी तो आर इसमें, तो मैन वर्ब से पहले ही तो सही हो जाना चाहिए था, लेकिन गलत है फिर भी। आप मेरी बात याद रख लेना। आपकी जो बी की फॉर्म्स होती हैं, बी एंड बी की फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये फलाना धिमड़ा जो भी है, ये इनके बाद में आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बी की वर्ब्स के बाद में यूज होगी, बाकी जितने भी मेन वर्ब है उनसे पहले, लेकिन बी की फॉर्म्स के बाद में। तो आप यूज करिए दे आर ऑलवेज इरेगुलर, ये होगा। दे ऑलवेज आर, सॉरी ये तो सही लिखा है, दे आर ऑलवेज क्वारलिंग, ये सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बाद में हो जाएगा। ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पोजीशन है, लिख लो। हो गया? लिख लिया?
बढ़ जाए आगे। चलो अब इनको करो। दे हैव बीन ऑफन अक्यूज्ड ऑफ इट। He never was angry at us. You seldom you help seldom others। चलो पहला सही है गलत है? They have been often accused of it। often का मतलब होता है प्राय। प्राय वो दोषी होता है, गिल्टी होता है। बताओ। तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑफन भी। अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसमें मेन वर्ब कौन है? बीन। इसमें बीन मेन वर्ब है तो ऑफन कहाँ आना चाहिए? दे हैव ऑफन बीन अक्यूज्ड ऑफ इट। ये सवाल सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, दूसरे में नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है लेकिन फॉर्म किसकी यूज हुई है? बी की फॉर्म यूज हुई है तो ये ही वॉज नेवर एंग्री एट अस, ये हो जाएगा। तीसरा, यू हेल्प सेल्डम अदर्स। हेल्प इसमें मेन वर्ब है तो सेल्डम, यू सेल्डम हेल्प अदर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। मैं तो ये तीर के निशान से मेरा काम चल रहा है, लेकिन तुम सही लिख लेना नीचे, नहीं एक महीने बाद में पढ़ोगे ना हो जाएगी कहानी खराब। हो गया, बढ़े आगे। अरे तुम मस्त रहा करो यार, तभी समझ में आएगी चीजें तुम्हें, ज्यादा सीरियस मत ले करो। आप देखो, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट सवाल, ये बता दोगे पीछा छोड़ दूंगा, नहीं तो आगे वाली क्लास में मेरी है। अगर ये सवाल का जवाब दोगे तो पीछा छोड़ूंगा, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा। मोहन टेक्स दिस मेडिसिन टुमारो। संजय जी की वाइफ संजय जी से नाराज हो गई, इसलिए उन्हें वो फोन पे मना रहे हैं पिछले 2 घंटे से। अब या तो वो उन्होंने मना लिया होगा, नहीं मनाया तो मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं नहीं मनाऊंगा। मेरी वाली को लगता है कि अगर मैं इसे रूठ गई तो दूसरे ले आएगा, वो रूठती नहीं है। चलो, मोहन टेक्स दिस मेडिसिन टुमारो, सही है या गलत है? अबे टुमारो कहाँ कहाँ का लिख दिया मैंने? अरे तुम्हारे चक्कर में मैं भी बावड़ा हो गया। ट्वाइस। बताइए, मोहन टेक्स दिस मेडिसिन ट्वाइस, सही है गलत है? ट्वाइस भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है बच्चे, तो ये कहाँ होनी चाहिए थी? टेक्स से पहले ना, नहीं होनी चाहिए। ये सही जगह लिखी हुई है। अब मेरी बात सुन लो क्यों। आपकी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो दो जगह, मतलब दो टाइप की होती है। एक तो होती है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, और एक होती है इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। एक तो होती है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और एक होती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट वो जिसमें तुम्हें पता नहीं है कौन सा काम कितनी बार होता है, जैसे ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, नेवर, ये होता है। ठीक है, इस तरीके की।
और जो डेफिनेट होती है वो ये होती है कि वीक में मान लो वीकली, मैं वहां जाता हूँ वीकली, मैं वहां जाता हूँ ईयरली, मैं इस काम को करता हूँ दिन में 2 बार, इस काम को मैं करता हूँ 3 बार 4 बार। इसका मतलब इसमें तो तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा काम तुम किया। हमेशा का मतलब आप क्या समझूं, हमेशा का मतलब अब मैं क्या समझूं, है ना, यूजुअली सामान्यता का मतलब मैं क्या समझूं, लेकिन इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि वीकली का मतलब 1 वीक बाद, ट्वाइस का मतलब 2 बार, थ्राइस का मतलब 3 बार, ईयरली का मतलब साल भर। तो ये जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज होती हैं इन्हें सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है बच्चे, ये सही है। इंडेफिनेट अभी तक जो मैंने तुम्हें पोजीशन पढ़ाई वो किसकी पढ़ाई, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की, और अभी जो मैंने तुम्हें बताया वो किसके बारे में बताया, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के एंड में लिखी जाती है, लिख लो।